जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें यूट्यूब पे जिंदा रखें। आगे बढ़ते हैं। मित्रों, लगातार हो रहे अपमानास्पद हार से हैदर निराशा के गर्क में चला गया। हाँ, उसने अपना हथियार कभी नीचे नहीं डाला, यह हैदर को हमें मानना पड़ेगा। माधवराव की बिगड़ी हुई हालत पे नजर रखते हुए संधि की पूर्तता के कालहरण हैदर करते जा रहा था। यह हमने कल देखा। तंजावर से बुलावा आया मराठों को। अब हमारे त्र्यंबक मामा पेठे 35,000 मावड़ों के साथ ऊटी के आसपास या येलगिरी के आसपास, क्योंकि वो पूरी पर्वतराजी रेंज जो है ये एक ही रेंज है, बस उसी के आसपास कहीं पूरी 35,000 के मावड़ों के साथ घाट उतरा। अब जिसको जानोजी भोसले तंजावर वाले हमारे मगर मिठी यानी मगरमच्छ के चुंगल से निकालने की अपेक्षा कर रहे थे मामा से, अब जिसको वो मगरमच्छ कह रहे थे वो था चवन्नी छाप नवाब मोहम्मद अली। मैं चवन्नी छाप क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये चवन्नी छाप नवाब अली हमारे मराठों के बस आहट सुन के वहां से 9-2-11 हो गया, रफू चक्कर हो गया। उसने तुरंत तंजावर का घेरा उठाया, जानू जी से उसने वार्तालाप किया और वहां से भाग गया। मामा जब तंजावर पहुंचे तो लेफ्टिनेंट जनरल स्मिथ, जोसेफ स्मिथ और ये अपना चिरकुट अली दोनों वहां से निकल चुके थे। वैसे अंग्रेजों के बुक्स में यह अंग्रेजों की जीत बताई गई है तंजावर पे। अगर अंग्रेजों की जीत अगर हुई थी तो मराठे वहां पे दरबार तक कैसे पहुंचे वगैरह वगैरह असंख्य प्रश्न है, लेकिन आज का विषय वो नहीं है। लेकिन जब मामा तंजावर पहुंचे तो लेफ्टिनेंट जनरल स्मिथ और अली दोनों वहां से निकल चुके थे। तंजावर में उनका स्वागत हुआ। सैन्य के खर्चे के तौर पे मामा को जानोजी भोसले ने 4 लाख रुपए की नकदी दे दी। अकाउंट्स में तो ये भी लिखा है कि हमारे शातिर सियार मोमिन ने भी कुछ नकदी तुरंत मामा तक पहुंचा दी, लेकिन उसकी रकम कहीं लिखी नहीं है, तो हमें पता नहीं है कितनी दी, लेकिन कुछ ना कुछ दे के अरकाट का वकील मामा से जरूर मिला था। वहां से मामा ने अपना रुख जो है वो दूसरा चिरकुट कड़ाप्पा का चवन्नी छाप नवाब उसकी तरफ अपना रुख किया। जैसे मित्रों त्र्यंबक मामा कड़ाप्पा पहुंचा, ये मुजाहिद, गाजी, बेडर, जज्बे वाली कौम का मोमिन था ना। मराठों को देख के हथियार डाल दिया, मामा के चरणों में लेट दिया और लेट के तुरंत मंडलिक राजा बना दिया। भाई हिसाब सीधा है, कुछ भी करो, खुद को बेचो, परिवार को बेचो, गिरवी रखो, चाहे जो करो, जर जोरू जमीन, अय्याशी में रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो बस कड़ाप्पा का चिरकुट मंडलिक बन गया। अब मामा ऊटी से कड़ाप्पा गया था और हमारे दूसरे रत्न, मराठा रत्न कृष्णराव बलवंतराव मेहेंदड़े और सखाराम हरि गुप्ते, ये दोनों कोहिमतुर की दिशा में निकल गए। अब उसके बीच रास्ते में 13 जनवरी को अपने हैदर का बड़ा लौंडा टीपू
हैदर के बड़ा लौंडा टीपू से 13 जनवरी 1772 को हमारे कृष्ण राव से उसका आमना सामना हुआ। आज का जो तमिलनाडु का सालेम है ना, उसके आसपास इन दोनों की लड़ाई हो गई। शर्मनाक हार का सामना करके बाप की तरह उसका ये लौंडा भी भाग गया। हाँ भांडो, मैं तुम्हारे इंडिया के स्वातंत्र्य सेनानी टिप्पू सुल्तान की ही बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हाँ, वो यही हैदर का लौंडा शर्मनाक हार के वहां से रफू चक्कर सालेम से हो गया और सीधा श्रीरंगपट्टनम पहुंचा। अब दूसरी जगह पे त्रिंबक मामा ने कड़ाप्पा का अपना काम निपटा लिया था, तो मामा फिर लौट आया बंगलुरु के पास। वहां पे थोड़े दिन रुका और आगे उत्तर कर्नाटका में दोड्डबाड़पुर में जाके पहुंचा। तारीख थी 16 फरवरी 1772। अब यही युद्ध शिविर में दोड्डबाड़पुर में वामनराव पटवर्धन भी लौट आया, जो अब तक मैंने कहा था ना उत्तर दुर्ग इलाके में पर्वतीय क्षेत्र में वहां पे युद्ध शिविर लगाए बैठा था। मित्रों, मराठों का लक्ष्य साफ था। मैं मराठी सरदारों की बात कर रहा हूं जो कर्नाटक में अभियान पे थे। उनका साफ लक्ष्य था, 1 हैदर का निपात करना, 2 बिदनूर पे विजय प्राप्त करना। लेकिन मित्रों, फरवरी 1772 आते आते हमारे सभी मावड़े अब होमसिक बन गए थे। आज 3 साल होने को आए थे मित्रों। लगातार हमारे मावड़े कर्नाटक में युद्ध भूमि में डटे हुए थे। वहीं दूसरी ओर वामन राव भी मित्रों, गोपाल राव का जो भाई था, ये वामन राव भी गोपाल राव के जो 12वां और 13वां दिन होता है ना, उसके दिन के श्राद्ध के प्रसाद को छोड़ के पुणे में लाइन हाजिर हुआ था। मैंने आपको बताया था। परशुराम भाऊ पटवर्धन ने इसी काल में पत्र व्यवहार किए हैं और उस पत्र व्यवहार में मावड़ों की बड़ी दयनीय स्थिति उसने उल्लेख किया है उसका। तो हम स्थिति मावड़ों की पत्र पढ़ के समझ सकते हैं कि परशुराम भाऊ, और परशुराम भाऊ ने स्वच्छ तौर पे लिखा है। जहां मामा की गलती थी वहां वो ये भी कहता है कि नहीं, मामा गलती कर रहा था। सब लिखा है परशुराम भाऊ ने। आगे बढ़ते हैं। हैदर, अब हैदर तो संधि की तलाश कर रहा था कब से, क्योंकि हैदर के पास अब 1772 में देखो मित्रों क्या बचा था, केवल और केवल 3 जिले बचे थे। 3, मात्र 3। बंगलुरु बचा था, श्रीरंगपट्टनम बचा था और बिदनूर बचा था। अब इससे इस डूबते जहाज को केवल एक ही तिनके का सहारा था। एक ही आशा थी कि भाई नजीक भविष्य में माधवराव के निधन की शक्यता, ये एकमेव आशा थी उसको। लेकिन तभी उन्हीं दिनों में गत साल की तरह आज इस साल भी मामा वर्षा ऋतु में युद्ध छावनी मध्य कर्नाटक में ही डालने वाला है, ये खबर हैदर तक पहुंची। अब ये सुन के हैदर के संयम का, उसके धैर्य का बांध पूरा का पूरा मित्रों टूट गया। वहीं पुणे में क्या हो रहा थे, पुणे में अब भविष्य की घोर चिंता में पूरा पुणे का दरबार पड़ा हुआ था। श्रीमंत के मृत्यु के बाद ये एक ही प्रश्न उनको सता रहा था, क्योंकि सभी दरबारियों को मालूम था कि अगर उनकी मृत्यु अभी हो गई तो उसके बाद में मात्र 2 उत्तराधिकारी बचे थे। एक राघोबा दादा और दूसरा माधवराव का कनिष्ठ बंधु नारायण राव।
ये मित्रों मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि नारायण राव भले नाना पेशवे का बेटा था, लेकिन अपने बंधु माधवराव, सदाशिवराव भाऊ, चिमाजी अप्पा, बाजीराव या स्वयं बालाजी पंत, इन सब के नाखून के बराबर भी नारायण राव पराक्रमी नहीं था। ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूं। मेरे पास अब उदाहरण है देने के लिए। तो नारायण राव तो उसकी क्षमता नहीं थी, तो बचा कौन? बचा एक ही, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, अनुभवी, एक ही बचा था, राघोबा दादा पेशवे। लेकिन स्वार्थ ने, हम जानते हैं, राघोबा दादा के मति को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया था। उसके अहंकार ने उसके ही विवेक बुद्धि को जला के राख कर दिया था। आज 8 साल से वो अविवेकी बर्ताव कर रहा था। हमारे आर्य चाणक्य जी ने कहा है कि जब आपका शत्रु आपके या आपके मंत्रीगण की स्तुति करने लगे तो समझ जाइए कुछ बड़ा अनर्थ आने वाले समय में होने वाला है। वैसे इस वचन को देखा जाए तो हमें आज चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु पंगु भी है और उसको हमने मई 2025 में दंतहीन भी कर दिया है। और बचा ये हमारे घर का कालनेमी, तो उसके भी दांत अब लोगों ने, जनता ने ही निकाल दिए हैं। वो बस भौंकना जानता है, करना धरना तो कुछ है नहीं। हैदर ने मित्रों यहाँ पे फिर एक बार 72 में अपने वकील आपाजी राम को पुणे भेजा है। एक मित्रों मेरे मन में हमेशा प्रश्न आता है, मुझे इस गुलाम बिल्कुल लेटा हुआ ये वकील आपाजी राम और वो अफजल खान का वकील भास्कर कुलकर्णी याद आया आपको? इनकी ना इन जैसे जो लोग होते हैं ना, इनकी मानसिकता मेरे समझ के बाहर है भाई। कि भाई कोई अगर संस्कारित मनुष्य है तो वो इस लो लेवल पे जाके कुत्सित भावनाओं को प्रदर्शित करने वाले मोमिनों की नौकरी चाकरी इतनी निष्ठा से कैसे कर सकता है? हमेशा मेरे मन में ख्याल उठता है। और भास्कर कुलकर्णी ने तो प्रत्यक्ष श्री शिवराय पे तलवार उठाई थी, आपको याद होगा। फिर वो भास्कर कुलकर्णी का हाथ हवा में काट दिया गया, वगैरह वगैरह, आगे की स्टोरी है। लेकिन इस ब्राह्मण हत्या से मित्रों महाराज भी दुखी हुए थे, लेकिन वो वैयक्तिक स्तर पे। हिंदवी स्वराज्य के लिए तो अपने खुद के सालों को, प्रत्यक्ष नाना को, जीजाऊ के मायके वाले जो थे, उनको भी महाराज ने नहीं छोड़ा है। बताइए, इसे कहते हैं शासक। संन्यासाश्रम लेने के बाद में एक फूल विक्रेता को बहन मानने के बजाय सारी की सारी यूपी की महिलाओं की रक्षा करने वाला, इसे कहते हैं शासक। आपाजी राम पुणे से फिर कर्नाटक में मामा से मिला। पहले पुणे में मिला, फिर पुणे से कर्नाटक गया, कर्नाटक में मामा को मिला। फिर केकरी के नज़दीक 22 जून 1772 को मराठों ने श्रीमंत के आज्ञानुसार हैदर से सुलह कर ली थी। वंदे मातरम।